आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे समीकरण। वैसे तो मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं यानी कि क्षेत्रमिति, लेकिन अब आपको बीच बीच में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहेगी समीकरण की। इसलिए पहले आपको तीनों समीकरण सिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि आपको परेशानी न हो। तो आज समीकरण से संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। समीकरण अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। समीकरण की सवाल कैसे होती है, कैसे पहचानोगे कि समीकरण है। तो समीकरण में अक्षर और अंक दोनों मिक्स रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं केवल इतना लिख दूं कि 5 धन 2 बराबर 7, तो ये समीकरण नहीं है, इसमें अक्षर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं 5 धन x बराबर 7, तो ये समीकरण माना जाएगा। यहां पर ये पूछ रहा है कि 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए। अगर मैं यहां पर इस 7 को मिटा भी दूं और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दूं और फिर कहूं कि बताओ क्या ये समीकरण है, तो ये समीकरण नहीं है। यानी कि समीकरण की दो पहचान। पहला कि उसमें अक्षर होना चाहिए अंक के साथ। दूसरी पहचान कि जो बराबर का चिन्ह लगा है उसके दोनों तरफ यानी कि बाएं साइड भी और दाएं साइड भी लिखा रहना चाहिए, और किसी भी एक तरफ या फिर दोनों तरफ अक्षर रहना चाहिए। यहां पर जो बराबर का चिन्ह है उसके बाएं तरफ तो अंक है 5 धन 2, लेकिन दाएं तरफ कुछ भी नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। लेकिन यहां पर दोनों तरफ है 5 धन x बराबर 7 बराबर है। अब समीकरण का मतलब ही होता है कि हम 5 में क्या जोड़े कि ये बराबर हो जाए। समीकरण का मतलब बराबर करना, और उसी अक्षर के स्थान पे कोई अंक आएगा। तो यहां अंक क्या आएगा 2। अगर मैं लिख दूं 5 माइनस x बराबर 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में ये कह रहा है कि 5 में हम कितना घटा दें कि 3 आ जाए। यानी इस x का मान क्या होगा, तो इस x का मान क्या होगा 2, क्योंकि 5 में 2 घटाने पर 3 आएगा। तो आपने क्या समझा कि अक्षर के स्थान पर हमें अंक पता करना होता है कि उस जगह पर कौन सा अंक आएगा। कोई भी अंक आए, आपको x या फिर y इनमें से कोई ही एक अक्षर इस्तेमाल करना होगा। तो अब आप पहले ये समझ लीजिए कि समीकरण कितने प्रकार का होता है, तब आप समीकरण को हल करना अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए समीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रेखीय समीकरण, एक का नाम है द्विघात समीकरण, और एक का नाम है युगपत समीकरण। सबके साथ समीकरण जोड़ दीजिए। रेखीय, द्विघात, युगपत, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के समीकरण होते हैं जिनके आधार पर सवालें लगाई जाती हैं। समीकरण अपने आप में कोई एक पाठ नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है। समीकरण सवाल लगाने का एक साधन है। बिना साधन के आप कहीं जा नहीं सकते। जिस तरह से अगर आपको गुणा करना है, भाग करना है, तो उसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। जोड़ करना है, घटाना, यानी कुछ भी सीखना है तो आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए, गिनती याद रहनी चाहिए, और अक्षरों में क ख अगर याद है तब आप जो है पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे कोई वाक्य। ठीक उसी तरह से जितना पहाड़ा जरूरी है गुणा करने के लिए, उतना ही समीकरण जरूरी है किसी सवाल को लगाने के लिए। हालांकि हर जगह समीकरण से सवाल नहीं लगेगी, लेकिन कठिन सवाल समीकरण से ही लगेगी। तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं रैखिक समीकरण, अगले वीडियो में द्विघात समीकरण, उसके अगले वीडियो में युगपत समीकरण। मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कभी दोबारा न पढ़ना पड़े, आपको अच्छे से एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं रेखीय समीकरण। इसको रैखिक समीकरण भी बोलते हैं, तो आप रेखीय याद रखिएगा। लीनियर इक्वेशन यानी कि
लाइन वाला समीकरण। लाइन वाला समीकरण का मतलब होता है कि एक लाइन। उदाहरण के लिए पहले आप समझिएगा, यहां पर अच्छा समझ लीजिए, उस पर सवाल लगवाते हैं। एक बराबर का जो चिन्ह है, उस बराबर के चिन्ह में जो पहले है वो बायां पक्ष है, जो बाद में है वो दायां पक्ष है, लेफ्ट राइट। यानी बराबर के पहले वाला इधर, बोर्ड के बाएं साइड वाला बायां, दाएं साइड वाला दायां, और ये हमेशा आपस में बराबर है, इसीलिए बराबर का चिन्ह लगा है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो कटा रहेगा। जैसे मान लो अगर लिख दो 7 धन 2 बराबर 10, तो क्या 7 धन 2 बराबर 10 होगा? नहीं होगा। तो यहां बराबर में ऐसे कटिंग हो जाएगी। इसका मतलब कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। लेकिन अगर लिखा हो 7 धन 2 बराबर 9, तब बराबर है। जो बाएं है वही दाएं है। अब वो अलग बात है कि दूसरी तरह से लिखा गया है, यहां पर 2 अंकों को जोड़ा गया है और यहां पर एक ही अंक है, वो अलग बात है, लेकिन बराबर तो है ही ना। अगर मैं यहां पे लिख दूं 10 माइनस 1 बराबर 9, तब भी बराबर है, तब भी बराबर है। अगर मैं लिख दूं 3 गुणित 3 और इधर मैं लिख दूं 5 धन 4, तब भी बराबर है। जो बायां है वही दायां है। तो इसका मतलब कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के हमेशा बराबर होता है। अब इसके आधार पर आपको सवाल लगानी है। तो पहला एग्जांपल आप समझिए, बहुत सरल है, सबसे सरल समझाएंगे, उसके बाद फिर कठिन की ओर जाएंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने लिख दिया x धन 3 बराबर 8 और आगे x का मान आपको बताना है। पहली सवाल बिल्कुल बेसिक से, कक्षा 7 की सवाल है, 6 या 7 की सवाल है ये। x में 3 को जोड़ा गया तो 8 आ गया। हमें निकालना है x का मान। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसमें कुल 3 एक अक्षर और 2 अंक हैं। तो अब यहां पर सजाती और विजाती का काम लगेगा। तो सजाती अक्षर अक्षर सजाती होते हैं, अंक अंक सजाती होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसमें जो x है वो 3 का सजातीय नहीं है, विजातीय है, इसीलिए x के साथ 3 नहीं जुड़ा है। अगर सजाती होता तो जुड़ जाता। इसका मतलब इस 3 को इसके साथ से हटा करके हमें इसके साथ रखना होगा, क्योंकि 8 और 3 यानी कि अंक अंक आपस में हमेशा सजाती होते हैं। ठीक, तो ये जो विजातीय x है इसको बाईं तरफ ही छोड़ दो, और ये जो 8 है दाईं तरफ है, तो 8 दाईं तरफ पड़ा रहने दो। इस 3 का स्थान चेंज होगा। ये 3 पहले बाएं तरफ था, बराबर के बाएं तरफ था, अब ये 3 बराबर के दाईं तरफ जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो इस 3 का चिन्ह बदल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी अंक बाएं से दाएं जाएगा तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, और अगर दाएं से भी बाएं आएगा तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखिएगा। उल्टा का मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी आगे आएगा, समझ जाइएगा पूरी बात। तो x बराबर क्या होगा, 8 में 3 घटा दो 5। आपका आंसर आ गया x बराबर 5, यानी यहां 5 रहेगा, क्योंकि 5 में 3 को जोड़ने पर 8 आएगा। आइए एक दूसरे सवाल देखते हैं। यहां लिखा हुआ है x माइनस 3 बराबर 8। अब आपको यहां बताना है कि x के स्थान पे क्या रहेगा। तो x को इधर ही छोड़ दो, 8 धन 3। अब आप समझ गए होंगे कि 3 के पहले धन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ 3 के पहले माइनस है, यानी कि यहाँ 3 ऋणात्मक संख्या है, अपना स्थान छोड़ के गई दूसरी तरफ धनात्मक हो गई। तो x बराबर क्या होगा, 8 3 11, यानी कि यहाँ 11 होगा। 11 में 3 जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी सवाल देखिए, लिखा हुआ है 8 धन x बराबर 15। 8 धन x बराबर 15। तो x के स्थान पे क्या आएगा, तो x को बाईं की तरफ छोड़ दो,
15 लिख दो और 8 लिख दो। अब बताओ 8 पहले बराबर के बाएं तरफ था, इसके बाएं तरफ या दाएं तरफ से मतलब नहीं है, बराबर को देखना है। बराबर के बाएं तरफ था, अब बराबर के दाएं तरफ हो गया है। तो बाईं तरफ यहां प्लस था, जिस संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसे धनात्मक माना जाता है। तो यहां प्लस था, यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ऋणात्मक अगर हो गई तो चिन्ह माइनस का जरूर लगाया जाएगा, धनात्मक है तो लगाओ चाहे न लगाओ, लेकिन अगर अंक के बाद लिख रहे हो तो चाहे धन हो चाहे माइनस हो लगाना ही पड़ेगा। अब 15 में 8 गया 7, यानी x का मान क्या आएगा 7, यहां रहेगा 7, तभी तो 8 और 7 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ये सवाल है x धन 3 बराबर 13 माइनस x। आपको बताना है कि x के स्थान पर क्या रहेगा। अभी तक के सवाल में केवल एक ही तरफ x रहता था, अब दोनों तरफ x आ गया है। तो क्या करेंगे, ये और ये एक जाति के हैं, सजाती है, ये और ये एक जाति के हैं, सजाती है। तो यानी x और x को एक तरफ कर देंगे बाईं तरफ, अंक और अंक को एक तरफ कर देंगे दाईं तरफ। तो ये वाला x धनात्मक है तो अपनी ही तरफ है, धनात्मक ही रहेगा। लेकिन ये x जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 13 है, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x और x 2x, 13 में 3 गया 10। अब आप यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां मैंने जब हल किया तो इस x के साथ ये x आ गया और 13 के साथ ये 3 आ गया, 2x हो गया बराबर 13 में 3 गया 10, 2x बराबर 10। x बराबर 10 नहीं है, 2x बराबर 10 है। हमें निकालना है x का मान, तो आप समझिएगा x बराबर होगा 10/2, यानी कि x बराबर 5, 2 पंचे 10। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये 2 नीचे क्यों आ गए। मैंने अभी बताया कि कोई भी अंक जब बाएं से दाएं जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जब कोई अंक प्लस में था बाएं गया तो माइनस में हो गया, जब कोई चिन्ह माइनस में था तो दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। उसी तरह से जब कोई गुणा के रूप में रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यहां पर 2 में x का गुणा हुआ है। जब एक साथ अंक और अक्षर लिखे रहते हैं तो उनके बीच गुणात्मक संबंध होता है। 2 में x का गुणा हुआ है, तो ये जब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। यानी यहां पर 2 का x में गुणा हुआ है तो इस 2 का अगले सामने वाले 10 में क्या होगा, भाग होगा, और भाग का मतलब बटा। तो इसीलिए 10 में 2 का भाग हो गया, क्या हो गया 5, x के स्थान पे आएगा 5। चेक कर लो, 5 3 8, बाईं तरफ आ रहा है 8 और यहां भी 5, तो 13 में 5 गया 8, तो बायां बराबर दायां। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वीं सवाल लिखा हुआ है x/2 बराबर 14। हमें निकालना है x का मान। अब की बार यहां x में 2 का क्या हुआ है, भाग, बटे माने भाग, और x 2 का सजातीय नहीं है, तो क्या होगा, x को बाईं ही तरफ लिखा रहने दो और 14 में 2 का हो जाएगा गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 14 दूना 28, यानी x का मान आएगा 28। तभी तो 28 में 2 का भाग करेंगे 14। अब समझिएगा यहां पर x में 2 का भाग हुआ है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ क्या होगा, इस 2 का अगले अंक में गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब भी बाएं से दाएं जाएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो जोड़, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। अगर भाग में इस तरह भी लिखा गया है x/2 बराबर 14, ऐसे लिखा गया है, तब भी x बराबर 14 गुणित 2 ही होगा, क्योंकि बटे माने भी भाग होता है और भाग का चिन्ह लगा है तो भाग होगा ही। तो यही होता है रैखिक समीकरण में। रैखिक समीकरण का मतलब किसी एक ही अक्षर का मान निकालना होता है।
जैसे मैं x का मान निकाल रहा हूं, y का भी निकालूंगा तो एक ही y रहेगा। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ z है तो यहाँ भी z, एक ही अंक का मान निकालना होता है। जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर दो का मान निकालना हो, जैसे कि x में घात 2 लगा हो, तब उसे द्विघात समीकरण कहेंगे और वहां x का मान डबल आएगा। और जब युगपत समीकरण होता है तो वहां 2 अक्षरों का मान निकालना होता है, x का भी और y का भी। इसीलिए मैं पहले एक ही अक्षर का मान निकालना आपको सिखा रहा हूं। तो रैखिक समीकरण में आपने देखा कि एक अक्षर का मान निकाला जाता है। अब एक दो एग्जाम्पल थोड़ा कठिन देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 7x बटे 2 बराबर 10 धन x, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आपको समझना है कि हम कैसे इसकी शुरुआत करें। बराबर का यहाँ चिन्ह लगा है तो यहाँ कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। आप यहाँ या लिख सकते हो, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगाया जाएगा बराबर के नीचे। ये समीकरण का नियम है, ध्यान रखिएगा। इसमें 7 और x के साथ ये जो 2 है वो विजातीय है। हाँ, अलग बात है कि अगर यहाँ 6 होता तो 2 से ये 6 कट जाता, 2 तिहाई 6 आता, लेकिन 2 से 7 नहीं कटेगा। तो क्या होगा कि ये 2 इसके साथ जाएगा और ये x इसके साथ आएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो x है उसे इधर इधर भेज दो और 10 को वहीं रहने दो, तो यानी कि 7x बटे 2, और ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस x, क्योंकि यहां प्लस x था और ये 10 तो अपनी ही तरफ है तो उसका चिन्ह बदलने वाला नहीं है। प्लस 10 था, प्लस 10 है, यानी बाएं तरफ हो गया 7x बटे 2 माइनस x बराबर 10। इसका मतलब कि ये भिन्न का घटाना है। अब ये और ये आपस में सजाती हैं क्योंकि x लगा है, तो इन्हें हल करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो जब इन्हें हल करेंगे तो देखिए हल करने का तरीका, जब भी एक तरफ भिन्न हो और एक तरफ पूर्णांक हो तो भिन्न के हर का उस पूर्णांक में गुणा करके ऊपर लिख दो। 2 का x में गुणा करोगे 2x, और नीचे जो है वही रहने दो बराबर 10। ये मैं 60 ट्रिक बता रहा हूं आपको कि जब भी एक भिन्न हो और दूसरा पूर्णांक हो, गुणा के रूप में या घटाना के रूप में या जोड़ के रूप में, तो उसके हर का सामने वाले में गुणा कर दो और ऊपर लिख दो, और नीचे जो है वही दोनों के साथ आ गया। अब क्या होगा, 7x में 2x घट जाएगा, कितना x होगा 5x बटे 2 बराबर 10। मैं आपको विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब हो गया 5x बटे 2 बराबर 10। इसका मतलब कि ये और ये सजाती है, तो अब क्या होगा कि 5x बराबर 10 में 2 का गुणा कर देंगे, 10 गुणित 2, तो क्या हो गया 5x बराबर 10 दूना 20। अभी आपने सीखा कि जब अक्षर के साथ अंक का गुणा हुआ हो तो वो अंक भाग हो जाता है, तो x बराबर क्या होगा 20 बटे 5, यानी कि x बराबर 5 चौक 20। जब सीधा सीधा x का मान आ जाए वहीं रुक जाइए, वही आपका आंसर है। तो यहां पर x के स्थान पे क्या रहेगा 4, यानी यहां भी 4 यहां भी 4। तो देखो 7 चौक 28, और 28 में 2 का भाग करेंगे आएगा 14, यानी कि बाएं तरफ 14 आ रहा है और यहाँ 4, 10 4 14, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप जांच करिएगा सत्यापन के लिए। तो ठीक है, आज हम लोगों ने रैखिक समीकरण के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण, उसके बाद युगपत समीकरण। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से गणित सिखा दूंगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करिए, टेंशन मुक्त हो जाइए, गणित का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे।